Hello students, welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video we'll continue with the chapter 5 of class 11th ISC Economics, which is solutions to basic economic problems in different economic systems. तो इस चैप्टर में हम ये देख रहे थे कि अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स में किस तरीके से बेसिक या फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब हमने देख लिया था लास्ट वीडियो में कि जो कैपिटलिस्टिक इकॉनमी है उसमें प्राइस मैकेनिज्म से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्राइस मैकेनिज्म से हमने देखा कि जो तीन बेसिक प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वो हमने देख लिया था। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इन बेसिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक सोशलिस्टिक इकॉनमी या फिर सोशलिज्म में निकालते हैं। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसमें भी यही करना है कि सोशलिज्म होती क्या है। सोशलिज्म एक ऐसी इकॉनमी होती है जिसमें एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है। ठीक है, जिस तरीके से हमने देखा था कि कैपिटलिस्टिक इकॉनमी में क्या होता है, उसमें प्राइस मैकेनिज्म चलता है। सोशलिस्ट इकॉनमी में या फिर सोशलिज्म में क्या होता है, एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है और जितने भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालने होते हैं, वो ये सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ही करती है। जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सोशलिज्म में क्या होता है, वो एक ये अथॉरिटी के पास या गवर्नमेंट के पास होते हैं, वही उसके ओनर होता है। और बाकी जितने भी लोग होते हैं इकॉनमी में वो सब लेबर की तरह काम करते हैं। लेबर का मतलब केवल ये नहीं कि जो फैक्ट्री वगैरह में काम करे, अलग अलग तरीके का लेबर हो जाता है। मतलब अगर स्किल्ड पर्सन है तो वो भी लेबर ही कहलाएगा। ठीक है, तो लेबर्स की तरह बाकी लोग काम करते हैं और जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो इस अथॉरिटी के अंडर में होते हैं, इस अथॉरिटी की ओनरशिप में होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, सोशलिस्ट इकॉनमी है हमारी, मतलब कि गवर्नमेंट जो है और जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है वो सारी चीज़ें देखेगी। तो गवर्नमेंट या फिर वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी किस तरीके से बेसिक जो प्रॉब्लम्स है, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है, उनके सोल्यूशन निकालेगी। तो फिर से हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है। फर्स्ट प्रॉब्लम होती है व्हाट एंड हाउ मच to produce। सेकेंड प्रॉब्लम होती है हाउ टू प्रोड्यूस। एंड थर्ड प्रॉब्लम है आपकी फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो एक एक करके इन प्रॉब्लम्स को देखेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम होती है कि क्या प्रोड्यूस करना है और हाउ मच, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स आप जान लीजिए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के बारे में। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी सबसे पहले सोशलिज्म में जो भी काम होता है ना, वो सोशल वेलफेयर को देखकर किया जाता है। कोई प्राइवेट लोगों के पास तो ओनरशिप होती नहीं रिसोर्सेज की कि वो केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखें। जब भी सोशलिज्म इकॉनमी होती है, सोशलिज्म होता है, उसमें हम पूरी सोसाइटी का वेलफेयर देखकर चलते हैं, वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है। जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है इसके अलग अलग नाम भी होते हैं। होता क्या है, जैसे इसके दो नाम आपके में बताए गए हैं। एक है आपका प्लानिंग मिनिस्ट्री और एक दूसरा टर्म आपके में दिया गया है प्लानिंग मिनिस्ट्री के साथ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन, ये इसके नाम होते हैं। तो अगर आपसे देखिए, वैसे होता तो नहीं है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी आएगा एग्जाम में, बट अगर चांसेस है, मान लो आ जाए कि व्हाट डू मीन बाय प्लानिंग मिनिस्ट्री या व्हाट डू मीन बाय प्लानिंग कमीशन, तो ये सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है। इट इज़ द फीचर ऑफ सोशलिज्म। अब हम देखेंगे व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, क्या और कितना प्रोड्यूस करना है। तो जब भी सोशलिज्म इकॉनमी का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें सोशल वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर करना है, तो क्या प्रोड्यूस करना और कितना प्रोड्यूस करना है, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस होता है। वो क्या करते हैं, देखो, सोशलिस्ट इकॉनमी में जो प्लानिंग अथॉरिटी होती है वही ये सारे डिसीजन लेती कि क्या प्रोड्यूस करना है। प्लानिंग अथॉरिटी पहले एस्टिमेशन करती है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं। तो सबसे पहले देखा जाता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, और रिसोर्सेज में यहाँ इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं बेसिकली तीन टाइप में होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, तीन टाइप में होते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज में जो हमें ये नेचर से मिला है या फिर मिनरल्स, ये सारी चीज़ें। ह्यूमन रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज मतलब हम ह्यूमन बींग्स भी रिसोर्सेज होते हैं, आपको बताया गया। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे वगैरह की बात आती है। इसमें पहले देखा जाता है कि हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज कितने हैं। पहले देखेंगे हमारी इकॉनमी में हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, उसके बाद हम एस्टिमेट करेंगे कि रिक्वायरमेंट ऑफ द इकॉनमी फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, कि हमारी इकॉनमी में किन गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत है। ठीक है,
कौन से गुड्स एंड सर्विसेज है जिनकी ज़रूरत है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? पता चलेगा कि लोगों को कौन से गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है कि हाँ हमारे पास क्लोथ्स नहीं है तो हमें क्लोथ्स बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये देखा जाएगा। तो आपने देखा इनकी शुरुआत कैसे हुई? पहले अपने रिसोर्सेज को एस्टिमेट करो कितना रिसोर्स है और फिर देखो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज की कमी है। ठीक है, उसके बाद ये आते हैं कि प्लानिंग अथॉरिटी असेसेस द नीड्स ऑफ द पीपल एंड नेशनल प्रायोरिटीज़। जब ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा गुड एंड सर्विसेज हमारे पास ज़रूरत है, जिसकी नीड है, तो इसमें ये देखते हैं कि कंज्यूमर्स जो है या जितने भी लोग हैं उनको क्या क्या चाहिए और साथ साथ हमारी नेशनल प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। तो इसमें पर्सनल मोटिव नहीं आता है उस प्लानिंग अथॉरिटी का, केवल सोशल मोटिव आता है। नेशन के लिए क्या करना है, क्या सही है, उसको देख के किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें होता है कि प्लानिंग अथॉरिटी एस्टिमेट करती है अलग अलग कमोडिटीज़ का विच पीपल वांट एंड डायरेक्ट रिसोर्सेज जो उनकी प्रोडक्शन में हो पाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये देखते हैं कि कौन से अमाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज हम अवेलेबल करवाएंगे लोगों को। तो सिंपल सी बात कही जा रही है, रिसोर्सेज एनालाइज करो, कितने इकोनॉमिक कितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत है, मतलब क्या नीड है, रिसोर्सेज क्या है और नीड्स क्या क्या है जो हमें फुलफिल करनी है। गुड्स एंड सर्विसेज जो डिसाइड हो रहे हैं ये देखकर डिसाइड करना है कि नेशनल प्रायोरिटी क्या होगी हमारी। ऐसा गुड्स एंड सर्विसेज तो हम नहीं बना लेंगे जिससे हमारी नेशन को नुकसान होने लगे। ठीक है, रिसोर्सेज में तो हमारे पास बहुत चीज़ें हो सकती हैं, उस रिसोर्स से हम बॉम्ब भी बना सकते हैं और हम मिलिट्री वेपन भी बना सकते हैं। मतलब बॉम्ब्स वगैरह नहीं, ऐसे कि मतलब जो नॉर्मल वेपन उसके लिए वॉर वगैरह के लिए यूज़फुल वाले। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लो कि गन्स बना सकते हैं और इसी रिसोर्सेज से हम फूड भी बना सकते हैं। ठीक है, पर हमें पता है और ज़रूरत हमें दोनों की है, गन्स की भी ज़रूरत है देश की सिक्योरिटी के लिए और हमें फूड की भी ज़रूरत है लोगों के लिए। अब अगर यहाँ एक ऐसा पर्सन होता जो कैपिटलिज्म माइंडसेट का होता, जिसको पता है कि उसको ज़्यादा प्रॉफिट गन्स बनाने में है, तो वो बिना सोचे समझे गन्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। सोशलिज्म में हमें नेशनल प्रायोरिटी और लोगों का इंटरेस्ट भी देखना होता है। तो अगर हमें पता है कि गन्स की प्रोडक्शन भी करनी है, फूड की प्रोडक्शन भी करनी है, तो वहाँ पर एक बैलेंस बना करके प्रोडक्शन करी जाएगी कि दोनों नीड्स हमारी फुलफिल हो सके। वहाँ पर भले अगर नुकसान झेलना पड़ रहा है या उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, फिर भी वही प्रोडक्शन किया जाएगा। प्रॉफिट का इतना कोई कॉन्सेप्ट सोशलिज्म में नहीं होता है। तो क्या गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और किस क्वांटिटी में डिपेंड करता है, क्या डिमांड है, क्या नीड है, तो ये हम इस हिसाब से डिसाइड करते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि हम कौन सी टेक्निक यूज़ करने वाले हैं, कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं। तो जब हमने बेसिक प्रॉब्लम्स पढ़ी थी तो उसमें देखा था कि हाउ टू प्रोड्यूस में हमारे पास दो बेसिक टेक्निक्स दी गई हैं, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव जहाँ लेबर का ज़्यादा यूज़ हो, ह्यूमन रिसोर्स का ज़्यादा यूज़ हो, और कैपिटल इंटेंसिव जहाँ पर हम मशीनरी और टेक्नोलॉजी इन सब का ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो हाउ टू प्रोड्यूस का जब प्रॉब्लम आती है कि हमने डिसाइड तो कर लिया हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कि प्रोसेस में सोशलिज्म में जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है वो सबसे पहले ये देखती है कि मतलब कि कौन सी टेक्निक या कौन सा मेथड जो है वो एफिशिएंट है। एफिशिएंसी पहले देखी जाती है। ठीक है, हमारे पास लेबर भी अवेलेबल है और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, कैपिटल भी अवेलेबल है। ठीक है, पर एक बहुत मेन चीज़ जो सोशलिज्म में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी को दिमाग में रखनी है अपना ये डिसाइड करते टाइम, वो ये है कि हम अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करें। फुल यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ चुके हो पीछे चैप्टर्स में। फुल यूटिलाइजेशन का मतलब ये है कि जितने रिसोर्सेज हैं उन सब का हम यूज़ करें, रिसोर्सेज की वेस्टेज ना करें। तो दो चीज़ें जो दो बेसिक पॉइंट्स हैं जो अच्छे रिसोर्स यूटिलाइजेशन के होते हैं, एफिशिएंसी और फुल यूटिलाइजेशन, वो सोशलिज्म में आपके होता है। फुल यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास 10 लोग हैं, लेबर के फॉर्म में 10 लोग अवेलेबल है और कैपिटल भी अवेलेबल है हमारे पास, तो हम काम को इस तरीके से बांटेंगे कि सारे रिसोर्स को हम यूज़ कर सकें। ठीक है, या अगर एक रिसोर्स को यूज़ कर रहे हैं एक जगह पर तो उसका फुल यूटिलाइजेशन करें। अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कंप्यूटर चलाने में ज़्यादा सही है तो उसको कंप्यूटर वाला टास्क देंगे, उसको हम फैक्ट्री में नहीं प्रोडक्शन के लिए भेज देंगे। ठीक है, तो इस तरीके का काम होता है। वहीं यहाँ पर बात हो रही है कि हाउ टू प्रोड्यूस की टेक्निक डिसाइड करते टाइम हमको ये एफिशिएंसी देखनी और ये देखना है कि हम अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, वेस्टेज नहीं कर रहे हैं। ये बात यहाँ क्यों बताई कि कैपिटलिज्म में हमने क्या देखा था, कैपिटलिज्म में ये मेथड डिसाइड करते टाइम सिंपल देखा जाता है कि कौन सी चीज़ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम आएगी। और इसमें क्या होता था, इसमें अगर फॉर एग्जाम्पल जो कैपिटलिज्म है उसमें ये लग रहा है कि अगर हम मशीनरी का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमारी कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, और
मशीनरी का यूज़ करके, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, कॉस्ट कम आएगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इससे क्या है, वो ज़्यादा मशीनरी का यूज़ होने लगेगा। जब मशीनरी का ज़्यादा यूज़ होने लगेगा तो लोगों का लेबर जो इंटेंसिव टेक्निक थी वो हम कम यूज़ करेंगे, तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हम अपने उस रिसोर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो कैपिटलिज्म में ये हो जाता था। पर सोशलिज्म में ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसमें वो एक बैलेंस बनाएंगे और ये देखेंगे कि हम अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करें इस तरीके से कि वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करे, सोसाइटी का वेलफेयर करे। तो सब में मेन एंड वाला ऑब्जेक्टिव जो सोशलिज्म में उसमें यही होता है कि ये हाउ टू प्रोड्यूस की टेक्निक डिसाइड करते टाइम भी ऐसा कुछ ना हो कि इनइक्वालिटी हो या किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, या हम ऐसा कुछ करें जिससे सोसाइटी का वेलफेयर थोड़ा सा कम होने लगे, ये चीज़ देखी जाती है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स और डेवलपमेंट गोल्स को भी देखते हुए हाउ टू प्रोड्यूस की टेक्निक डिसाइड की जाती है। फिर आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम का मतलब होता है कि किसके लिए प्रोडक्शन करनी है। कैपिटलिज्म में हमने क्या देखा था, ये देखा था कि भाई जो पैसे दे सकता है, अगर कई बार क्या होता है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहली चीज़ जो ये आपका थर्ड पॉइंट है कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये डिपेंड कर रहा है कि हम किस तरीके से इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सुनने में बहुत एब्सर्ड बात लगती होगी कि हमें किसको कोई सामान देना है वो इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि हमने किसी को कितनी कितनी इनकम दी है, बट एक्चुअली में यही हो रहा है। अगर सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी की बात करो, सोशलिज्म की बात करो, तो होता क्या है कि ये जो अथॉरिटी है ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है। बेसिकली गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट के हिसाब से सारा काम होता है। जितनी इकॉनमी के रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट के पास है, प्रोडक्शन किस सामान की करनी है, किस टेक्निक से करनी है, वो प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड कर रही है, जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। उसके बाद प्रोडक्शन का काम जब गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी तो गवर्नमेंट या जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी है वही केवल एक एंटरप्रेन्योर बोल सकते हो उसको, वही प्रोड्यूसर एक होता है। बाकी जितने लोग इकॉनमी के होते हैं वो सब एज लेबरर काम करते हैं उस प्लानिंग अथॉरिटी के अंदर। और जब लेबरर की तरह काम करते हैं तो वही जो सरकार है वो क्या करती है, वो पेमेंट करती है उनको, वो उनको इनकम देती है। ठीक है, तो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रही है, यही सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कर रही है। ठीक है, तो इसको पता है कि हम अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करेंगे कि सबको बराबर बराबर इनकम मिले या इतनी इनकम मिले कि वो जो हम गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं वो खरीदने के लायक हो जाए, मतलब हम वो गुड्स एंड सर्विसेज उन लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब कि हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं डिपेंड करता है कि हम इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है। कैपिटलिज्म में ये था कि अगर हमने लग्जरी कार बनाई है तो हमें पता है कि लग्जरी कार वही खरीदेगा जिसकी इनकम इस पर्टिकुलर लेवल से ज़्यादा होगी। जो मिलियनर्स होंगे, बिलियनर्स होंगे, वही लग्जरी कार खरीदेंगे। तो हमने वो प्रोडक्शन करी फॉर होम, फॉर दोज पीपल जिनकी इनकम इस बार के ऊपर है। हमने प्रोडक्शन करी क्लोथ्स, जिन क्लोथ्स का प्राइस जैसे फॉर एग्जांपल जिन क्लोथ्स का प्राइस लैक्स में और लैक्स के अबव है, तो हमें पता है कि वो हमने प्रोडक्शन किसके लिए करी है, जिनकी जो मिलियनर्स बिलियनर्स है, ठीक है, उस टाइप के लोग। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस का डिसीजन प्रोडक्शन के टाइम ही हो जाता है। अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल मार्कर का, सिंपल सा मार्कर का, अब मार्कर में पता है कि ये टीचर्स स्टूडेंट्स के काम आने वाली चीज़ है, तो ये अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हमें पता है कि ये उन लोगों के लिए है जो टीचिंग प्रोफेशन में है या स्टूडेंट्स प्रोफेशन में है, या ऐसे जो कभी कभी मार्कर का यूज़ कर लेना पड़ता होगा उनको। इसमें हम ये चीज़ देखेंगे ना कि इसका प्राइस एक उस लेवल तक होना चाहिए कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट भी अफोर्ड कर सके, टीचर्स अफोर्ड कर सके। ठीक है, वो चीज़ हमें सेट करनी पड़ेगी। अब इसी में एक मार्कर में हम खूब सारी डिज़ाइनिंग कर दें, बहुत ज़्यादा करके इसकी प्राइस बढ़ाकर 1000 रुपये का मार्कर कर दें, तो क्या ये बिकेगा? नहीं, क्योंकि हमारा फॉर होम ही नहीं क्लियर था। ये लग्जरी वाला मार्कर लोगों को नहीं चाहिए, लग्जरी कार्स चाहिए। तो कार में अगर हमने ऐसी भी बनाई है जो मिडिल क्लास के लोग खरीद सके, और कार हमने ऐसी बनाई है जो रिच लोग खरीद सके। तो जब भी प्रोडक्शन होता है तो दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि किसके लिए प्रोडक्शन हो रहा है। और जब ये डिसीजन कि किसके लिए प्रोडक्शन करना है ये सोशलिज्म में लिया जाता है, तो वो डेफिनेटली डिपेंड कर रहा है कि इनकम किसके पास कितनी है। अब हमारी इकॉनमी ऐसी है जहाँ पर सब के सब रिच लोग हैं, तो हम वैसे ही गुड्स बनाएंगे जो वो सब अफोर्ड कर पाएंगे, बहुत अच्छी क्वालिटी के गुड्स बनाएंगे। अब हमें पता है कि हमारी सोसाइटी में, हमारी इकॉनमी में बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग ज़्यादा हैं, तो सोशलिज्म में ये डिसीजन लिया जाएगा कि वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाओ जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग भी कंज्यूम कर सके, परचेज कर सके। यही सोशलिज्म की जगह अगर कैपिटलिस्टिक इकॉनमी होती और उसमें होता कि इकॉनमी में बीपीएल के लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग ज़्यादा हैं, पर रिच लोगों का भी एक कैटेगरी है जो कि लग्जरी सामान खरीदने को तैयार है और उसमें भी बड़ा प्रॉफिट है। तो कैपिटलिज्म में एक प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर होगा वो लग्जरी के आइटम ज़्यादा बनाने लग जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए नहीं सोचेगा, क्योंकि वहाँ पर उसका प्रॉफिट कम और सोशल वेलफेयर ज़्यादा हो रहा है, और सोशल वेलफेयर नहीं करते लोग ज़्यादा। ठीक है,
बहुत से लोग हैं जो करते भी हैं, बट कैपिटलिज्म में जनरली माइंडसेट होता है प्रॉफिट का। तो वहाँ पर क्या होगा, क्या ऐसे आप देख रहे हो एक एज अ जनरल एज अ पर्सन देखो तो क्या सोशल वेलफेयर हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट होगी? नहीं होगी। पावर्टी लाइन वाले पावर्टी लाइन के नीचे ही रहेंगे और जो रिच है वो रिच होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कैपिटलिज्म में थी। सोशलिज्म में फॉर होम की डिपेंड करती है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कर कौन रही है? यही प्लानिंग अथॉरिटी कर रही है, क्योंकि प्लानिंग अथॉरिटी के अंडर ही सारे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके अलावा और कोई प्रोड्यूसर है नहीं इकॉनमी में। तो जब सारे लोग काम करते हैं तो उनको जो पेमेंट मिल रही है वो वेजेस के फॉर्म में मिल रही है। ठीक है, जो लेबर होता है उसको वेजेस के फॉर्म में मिलेगी इनकम। लेबर स्किल्ड भी हो सकता है और अनस्किल्ड भी हो सकता है। अब जो स्किल्ड लेबर है उसको ज़्यादा वेजेस मिलेंगे और जो अनस्किल्ड लेबर है उसको थोड़े से कम वेजेस मिलेंगे, पर वेजेस तो मिलेंगे ना। तो यही जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो इसमें एक सोशलिज्म में इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और इस रेंज के प्राइस के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं कि ये दोनों टाइप के लोग खरीद सके उन सामान को, गुड्स एंड सर्विसेज को, क्योंकि सब अपनी नीड फुलफिल करने के लिए ही काम कर रहे हैं। तो यही बात होती है। यही पर इसमें बताया गया है कि एक बहुत बड़ा अच्छा फ्रेज है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी मतलब सबसे काम उतना लेना जितनी उनकी कैपेसिटी है। अगर एक पर्सन है जो कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, उससे हम कंप्यूटर चलाने का काम ले लेंगे। अगर कोई पर्सन है जिसके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उससे हम स्ट्रेंथ वाला काम ले लेंगे, फैक्ट्री में काम करवा देंगे, लोडिंग अनलोडिंग का काम करवा देंगे, अगर स्किल्ड नहीं है उसके पास। ठीक है, तो फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उससे काम लेना, और टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, पेमेंट करना अकॉर्डिंग टू वो जो काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा पेमेंट कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सोशलिस्ट इकॉनमी का एम होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जब वो वेजेस फिक्स करती है अलग अलग कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स के लिए, जब ये स्किल्ड, अनस्किल्ड या मीडियम स्किल्ड वालों के लिए वेजेस डिफाइन की जाएगा कि किनको कितना वेजेस दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि इनको लाख रुपए दिए जा रहे हैं और इनको बस 20-25 रुपये दिन का दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी एक बैलेंस बना रहेगा क्योंकि यहाँ पर वेलफेयर हमें देखना है। ठीक है, ये बात है। अब इसके बाद आता है कि सोशलिस्ट इकॉनमी, अगर सोशलिस्ट इकॉनमी की बात की जाए तो इस पर बहुत अच्छी चीज़ बताई गई है कि सोशलिस्ट इकॉनमी में देखो ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए, खत्म। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या थी? व्हाट एंड हाउ मच, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट एंड हाउ मच में डिसीजन कैसे होता है, रिसोर्सेज कितने हैं और क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, फिर हाउ टू प्रोड्यूस में देखते हैं कि टेक्निक एफिशिएंट कौन सी है और फुल यूटिलाइजेशन करना जिससे सोशल डेवलपमेंट हो। हाउ फॉर होम टू प्रोड्यूस में हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? सोशलिस्ट इकॉनमी में सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ही सोल प्रोड्यूसर होती है, बाकी सारे लोग एज लेबर काम करते हैं इसके अंडर में। लेबर को वेजेस देने का काम यही प्लानिंग अथॉरिटी का है। वाइल डिसाइडिंग कि किस तरीके की इनकम किसको देनी है, उसमें प्लानिंग अथॉरिटी का एम होता है कि इक्विटेबल टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन करे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो इनकम में, ताकि जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज हम बना रहे हैं वो सब खरीद सके। ठीक है, तो ये बात होती है। अब यही एंड में यही बताया गया है कि जो सोशलिज्म है अगर इसको कैपिटलिज्म से कंपेयर किया जाए तो सोशलिज्म में भी प्राइस मैकेनिज्म है। ऐसा नहीं है कि सोशलिज्म में प्राइस मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म होता है, पर सोशलिज्म में ये एक रेगुलेटेड प्राइस मैकेनिज्म है। रेगुलेटेड का मतलब क्या होता है कि कोई इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है, कोई इस चीज़ को रेगुलेट कर रहा है। जहाँ ज़रूरत है प्राइस मैकेनिज्म की वहाँ उसको यूज़ किया जा रहा है, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ पर नहीं यूज़ कर रहे हैं। रेगुलेशन कर कौन रहा है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कर रही है। कैसे? कई सारे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं सोशलिज्म में, इकॉनमी में, तो ऐसा नहीं कि सबके प्राइस ऐसे कुछ भी प्लानिंग अथॉरिटी ने कहा मार्कर बन रहा है 10 रुपये का, ख़त्म काम। ठीक है, चिप्स बनाए हमने, एक पैकेट 15 रुपये का, सोच लिया प्लानिंग अथॉरिटी ने कहा 15 रुपीज़ का हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी प्राइस हम प्राइस मैकेनिज्म से डिसाइड करते हैं। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के हिसाब से वैसे ही प्राइस डिसाइड होता है। पर कई बार ऐसा सिचुएशन हो जाती है कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस इससे आ रही होती है प्राइस मैकेनिज्म से, हम उस पर नहीं बेचेंगे, हम उस प्राइस को चेंज कर देंगे। जैसे कि जब हम बात करते हैं उसकी आपके में इसमें बताया गया एग्जांपल राशन शॉप्स में, तो राशन शॉप्स में क्या होता है, या फेयर प्राइस शॉप्स, इसको हमने पढ़ा था एक चैप्टर में। तो राशन शॉप्स या फेयर प्राइस शॉप्स में क्या होता है, इसमें हमें जो गुड्स मिलते हैं, जो अनाज मिलता है वो कम रेट पे मिलता है और इसमें ये फिक्स है, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि इतने रुपये किलो आपको मिलेगा, ये इतने रुपये पैकेट आपको मिलेगा। ये
गवर्नमेंट ने फिक्स किया। ये प्राइस मैकेनिज्म से देखा जाता तो इतनी वैल्यू नहीं आती, प्राइस इससे ज़्यादा होता, पर ताकि सबको मिल सके खाना, ठीक है, जो गरीब लोग हैं वो भी खाना अफोर्ड कर सके, इसलिए उनके लिए प्राइस गवर्नमेंट ने सेट कर दिया। तो यही बात हो रही, तो यहाँ तो प्राइस मैकेनिज्म लगा नहीं और इससे सोसाइटी का भला हुआ। अगर यहाँ पर भी प्राइस मैकेनिज्म लगा देते तो हो सकता है जो गेहूँ, चावल, चीनी ये सब मिल रही है, इसका प्राइस इतना ज़्यादा होता कि एक क्लास या एक पर्टिकुलर जो इनकम लेवल के नीचे आते हैं वो हो सकता है वो खाना अफोर्ड नहीं कर पाते, वो अनाज अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके साथ गलत हो रहा होता। सोशलिज्म का मेन ऑब्जेक्टिव जो है सोशल वेलफेयर, वो फुलफिल नहीं हो पाता। तो कई जगह पर प्राइस मैकेनिज्म को रेगुलेट कर दिया जाता है, कुछ चेंजेस कर दिए जाते हैं, वरना प्राइस मैकेनिज्म भी ऑपरेट होता है सोशलिज्म में। सो दिस वाज ऑल अबाउट सोशलिज्म, कि सोशलिज्म में कैसे हम बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसके बाद बस लास्ट टॉपिक आपका बचेगा कि हम किस तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, फिर आपका ये 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर कोई डाउट्स है देन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी नोट्स अभी इसके अपलोड हुए नहीं है, बट अगर नोट्स चाहिए आपको तो टेलीग्राम का चैनल है, उसकी लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ और वीडियोज़ अगर चाहिए देन डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। कोई डाउट्स हैं वो पूछ लेना, अदरवाइज यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।